दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 हेतु हिंदी सामान्य हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र किस तरह का आएगा। तो चलिए हम बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा 2023 मॉडल पेपर है। कक्षा 12वीं, विषय सामान्य हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न होगा वह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न होगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। 5 अंक हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर और 5 अंक हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और 2 मिलाकर आपसे कुल 10 अंक का 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। हम यहाँ आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किए हैं ताकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाए और इससे आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में सहयोग भी मिले। दोस्तों यह सब प्रश्न विगत बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड की यह विशेषता है कि यहाँ पर हर बार परीक्षा में प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं यह सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसका क है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, डायरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला, क का पहला। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। ख, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, सलल मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख का पहला, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ग प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट, पुरस्कार, उसने कहा था गबन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरा, ग का तीसरा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था है। अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, इससे आप जीवन में कई चीज़ें सीखेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। घ देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है रानी केतकी की कहानी, गोरा बादल की कथा, नील देवी 11 वर्ष के समय। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है जिसके रचनाकार कवि जटमल जी हैं। याद रखिएगा। अंग, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा। ये था प्रश्न संख्या 1 हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित। इसमें क ख ग घ अंग मिलाकर आपसे कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 2। इसमें भी आपसे हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा का क। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है आनंद, हर्ष, चिंता, मोह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरा, चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। कामायनी छायावादी युग की रचना है, रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या ख, प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं निराला जी, श्रीधर पाठक, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय जी। तो इसका सही उत्तर है ख का चौथा, प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक जनक, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं।
अब ग देखिए, कवि पंत को उनकी कृति चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कवि पंत, सुमित्रानंदन पंत, इन्हें इनकी कृति चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग का दूसरा, कवि पंत को इनकी कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, इससे आपको अपनी परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए ध्यान भी रखिएगा। कवि पंत को चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। घ देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, पद्मावत। दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दूसरा वाला प्रिय प्रवास है और इसके रचनाकार द्विवेदी युग के महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अंग, इनमें से सूफी कवि कौन हैं? जायसी, नानक, केशवदास, सूरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला, अंग का पहला। इनमें से सूफी कवि जायसी जी हैं। सूफी कवि का मतलब भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के वे सभी मुस्लिम कवि जो हिंदू राजाओं और रानियों की प्रेम गाथा को आधार मानकर काव्य रचना करते थे, वे सूफी कवि कहलाते हैं। तो जायसी सूफी कवि हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रचना जो पद्मावत है, इसमें इन्होंने हिंदू राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम गाथा को आधार मानकर पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। तो ये था पहला और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित और दूसरा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित। तो इस तरह से 5-5 अंक का 10 अंक का कुल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न कुल 10 अंक का है। तो 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से आपको अपनी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम दोनों देखेंगे, क्योंकि इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। क, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यह आपका गद्यांश हो गया। इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। तो दोस्तों जहाँ पृथ्वी, जन, भूमि की बात आए वहाँ पर कौन सा पाठ होगा? राष्ट्र का स्वरूप। तो पाठ का शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखिए यहाँ, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। यानी जन के उत्तर लिखेंगे आप, जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश से यहाँ पर छूट गया है, मिसप्रिंट है, मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसका व्याख्या करना है तो आप लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि यह पृथ्वी माता के समान जन का पालन पोषण भरण करती है, इसलिए पृथ्वी जन की मातृभूमि है और जन यानी लोग सच्चे अर्थों में इस मातृभूमि के पुत्र हैं। इस तरह से आप लिख देंगे। मतलब जो रेखांकित अंश है उसी को आप पढ़कर अपनी भाषा में लिख देंगे। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूछा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो आप उत्तर लिखेंगे पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है?
पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पृथ्वी जन के कारण ही, लोगों के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपके 10 नंबर कोई नहीं काट सकता। अब देखिए ख, क, ख ये दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन आपका यहाँ रिवीजन भी हो जाए इसलिए मैं ख को भी बताता हूँ। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुराएं, आर्याएं, शकाएं, हुड़ाएं, नागाएं, यक्षाएं, गंधर्वाएं, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्येतर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश के लेखक, तो ये किस पाठ से है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है अशोक के फूल। तो उत्तर लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के, लेखक पूछा है ना तो पहले लेखक, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है एवं इसके पाठ का नाम अशोक के फूल है। भारत में कौन कौन सी जातियाँ आई? तो यहाँ देखिए है भारत में असुर, आर्य, शक, हुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व और अन्य मानव जातियाँ आई। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा कहा है। भारत के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो यहाँ देखिए जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो प्रश्न क्या पूछा है? भारत के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो उत्तर आप लिखेंगे भारत के निर्माण में आर्यों के साथ आर्येतर अर्थात आर्य से हटकर जो जातियां थी उन सभी का सहयोग रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपका रेखांकित अंश मैं कर देता हूँ, मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, इतना आपका रेखांकित अंश हो गया। तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कि जैसे समुद्र में सभी जलचर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपनी उन्नति विकास करते हैं, उसी तरह इस भारतवर्ष में अनेक जाति संप्रदाय और भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानवों का समुद्र कहा है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश दिया रहेगा, 2 पद्यांश, दोनों में से आपको अपने पसंद अनुसार किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, 2 पच्चे 10। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 आपका कुल 10 अंक का होगा। तो देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुला हो यहाँ खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। अब इसके नीचे प्रश्न है, पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ दोस्तों पाठ के शीर्षक का नाम क्या होगा? याद आया आपको? श्रद्धा मनु। और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद दी। उपर्युक्त छंद में किसके रूप का वर्णन है? तो दोस्तों उपर्युक्त छंद में श्रद्धा के रूप का वर्णन है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का सुंदर शरीर ऐसा लग रहा था जैसे नीले बादलों के बीच में कोई बिजली का फूल खिला हो। उपर्युक्त छंद में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें वो है, उपमा भी है और रूपक अलंकार भी है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे बिजली का फूल खिला हो, श्रद्धा का सुंदर शरीर, तो यहाँ उपमा हो गया। मेघबन बीच, मेघ रूपी बन, इसमें रूपक हो गया। तो प्रस्तुत छंद में उपमा और रूपक अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से मान लीजिए रेखांकित अंश हो गया है दोनों, कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो आप उसका व्याख्या ऐसे करेंगे कि नीले परिधान के बीच श्रद्धा का सुंदर शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघबन बीच, बादल रूपी बनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। अथवा देखिए, अगर ये नहीं कर सकते तो 2 विकल्प आपके पास रहेंगे, इसको भी मैं देख लेता हूँ। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला जो गेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर
ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग चूमना चाहती है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस कविता से है? पवन दूत का। इसके कवि कौन है? हरिऔध जी। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूत का नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको यहाँ मान लीजिए दोनों रेखांकित अंश हो गया, इसकी व्याख्या कीजिए। कोई प्यारा कुसुम कुमला जो गेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। अगर कोई सुंदर मुरझाई हुई पुष्प घर में पड़ी होगी तो हे पवन तुम उसे उड़ाकर श्री कृष्ण के कमल चरणों पर डाल देना। ये हो गया। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी गई है? तो दोस्तों राधा मुरझाए हुए पुष्प से श्री कृष्ण को क्या बताना चाहती है? अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को। तो इसमें लिखेंगे मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से दी गई है, विरहणी राधा से दी गई है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहती है? तो दोस्तों इसमें है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती है। राधा पवन से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने को कहती है? तो यहाँ देखिए, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। राधा पवन से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने को कहती है। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। क और ख करके आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा। क में लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना, ख में कवि का साहित्यिक परिचय और रचना आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख करें। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें से आपको जिसका याद रहेगा आप लिख लेंगे। ऐसे भी इस बार आपको जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको बस 4 पाठ का अध्ययन करना है। एक वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तीसरा इस तरह से करके कुल 4 पाठ हैं। आपका समय मैं नहीं गंवाना चाहता। अब देखिए बस इतना जान लीजिए, प्रश्न संख्या 5 के क में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना पूछा जाएगा और ख में कवि का साहित्यिक परिचय और रचना पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों में से किसी एक का आप साहित्यिक परिचय और उसकी मुख्य रचनाओं का उल्लेख करेंगे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में क्या आएगा? 6 में आपका प्रश्न संख्या 6 में कथा साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ऐसे इसी तरह का प्रश्न कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। कि आप पंचलाइट या बहादुर कहानी की सारांश यानी संक्षिप्त कथा लिखिए, या फिर पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर जो पंचलाइट और ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट के नायक कौन है? गोधन, और ध्रुव यात्रा के नायक राजा रिपुदन बहादुर, इनके चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम 80 शब्द इसके लिए शब्द सीमा निर्धारित है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या आएगा? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 80 शब्द के अंदर आपको 7वां का उत्तर देना है। जैसे सभी जिलों के लिए अलग अलग निर्धारित खंड काव्य हैं। मैं सोनभद्र का निवासी हूँ, यहाँ का जो हमारा निर्धारित खंड काव्य है वो आलोक वृत्त है, इसलिए मैं यहाँ पर आलोक वृत्त से संबंधित प्रश्न लाया हूँ। आप जिस जिला से संबंध रखते हो वहाँ का आप अपना खंड काव्य देख लेंगे। तो खंड काव्य में प्रश्न किस तरह से आएगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, कर लेंगे, या आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश लिखिए। इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। ये था आपका खंड क। अब शुरू होता है खंड ख। खंड ख का 8वां का क, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए 8वां का क में क्या रहेगा? एक संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, इसका आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो जैसे देखिए, यथोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, अमृतस्व तु नाशास्ति,
सा मैत्री उवाच एनाहम नामृता स्यात् किमहम केन कुर्याम यदेव भगवान केवलम अमृत साधनम जानती तदेव मे ब्रूहे। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रिय भाष्ये यही उपवेश व्याख्या समी ते अमृत साधनम। इसका आपको क्या लिखना है? संदर्भ। तो आप संदर्भ इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका खंड से या फिर अनिवार्य संस्कृत खंड से कौन सा पाठ से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भवति नामक पाठ से लिया गया है। यह आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। यथोपकरणताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतवस्य तू आशा नास्ति। धन से अमृता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्री उवाच वह मैत्री बोली एनाहम नामृता स्यात् किमहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी किमहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। ये देव भगवान केवल अमृत साधनम जानती। यदि आप केवल अमरता की साधन जानते हैं तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया न सती त्वं प्रियम भाष्ये कि तुम मेरी प्रिया हो इसलिए प्रिय बोलती हो। यही उपवेश आओ बैठो व्याख्या समीते अमृत साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता की साधन की व्याख्या करूँगा। तो इस तरह से आप हिंदी अनुवाद कर देंगे। दो विकल्प होंगे, अथवा करके इसको भी देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस्य ददाति न तादृशम किंचिदन्त। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्यम वर्तते न अन्यत्र तादृशी दया दान शौचम औदार्य मनुष्य क्षमा अन्य चानेक गुणा अस्त साहित्य अनुशीलन सज्जानते। तो दोस्तों इसका संदर्भ होगा यह किस पाठ से है? संस्कृत भाषाया महत्वम। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से लिया गया है। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा? संस्कृत साहित्यम सरस व्याकरणम सुनिश्चितम, कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना और अधिक क्या कहें चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति ना तदृशम किंचिदन्यत्, कि और अधिक क्या कहें चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है न तादृशम किंचिदन्यत्, वैसा और कोई नहीं देती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। ना अन्यत्र तादृशी, वैसा और कहीं नहीं है। दया दान शौचम पवित्रता औदार्यम उदारता अनुसया निंदा न करना क्षमा अन्य चानेक गुणा और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्य से अनुशीलन से जानते, इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या अब ख आता है। क में क्या पूछेगा? संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना, और ख में संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। तो यहाँ भी देखिए न म रोचते भद्रम व उलुक्स्याभिषेचनम अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुधो भविष्यति, कि न म रोचते भद्रम व उलुक्स्याभिषेचनम, कि इस उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुधस्य मुख्यम पश्य, इसके क्रोध रहित मुख को देखो। कथम क्रोधो भवति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। तो दोस्तों ये कहाँ से है? जातक कथा से। तो आप लिख देंगे संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है, और हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता ही दिया। अथवा करके है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थिनी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो ये किस पाठ से है? सुभाषित रत्नानी। संदर्भ क्या होगा?
पाठ का नाम क्या लिखेंगे? सुभाषित रत्नानी। हिंदी अनुवाद बता ही दिया। अब प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। छक्के छुड़ाना यानी परास्त कर देना। वाक्य प्रयोग अर्थ हो गया परास्त कर देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा कि भारत ने आज के मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ईद का चांद होना, बहुत अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे वाक्य प्रयोग, रमेश आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो। नीम हकीम खतराए जान यानी थोड़ी मोड़ी जानकारी नुकसानदेह होती है, इसका अर्थ हुआ। वाक्य प्रयोग कि रोगी के लिए नीम हकीम खतराए जान के समान होता है। होश उड़ जाना यानी चकित रह जाना। तो दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि परीक्षा में फेल होने पर, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रमेश के होश उड़ गए। ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां का क देखिए, प्रत्युपकारः का संधि विच्छेद है। प्रत्युधन उपकार, प्रतिधन उपकारः, प्रत्युपधनकारः, प्रत्यधन उपकार। दोस्तों इसका सही उत्तर है 10वां का क, प्रत्युपकारः का संधि विच्छेद प्रतिधन उपकारः है। प्रति ई या में बदल गया इसलिए हो गया प्रत्युपकारः। यह यड़ संधि के नियम से हुआ, इसमें यड़ संधि है। इसका सही उत्तर प्रतिधन उपकारः। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। 11वां के क में शब्द युग्म दिया रहेगा यानी शब्द जोड़ा, उसका आपको सही अर्थ चुनना होगा। 4 विकल्प होंगे। जैसे यहाँ दिया है अंश और अंशु, इसका सही विकल्प है भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब किरण। तो इसका सही उत्तर है ग। अब 11वां का ख में क्या पूछेगा? निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। कर का सही अर्थ है कल किरण टैक्स, हाथ रात्रि टैक्स, हाथ किरण व्यवसाय या हाथ किरण टैक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर का सही अर्थ होता है यानी कार्थिक शब्द है। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, यानी ख का सही उत्तर है घ। अब प्रश्न संख्या ग, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिलाषी, जिज्ञासु, इच्छुक, महत्वाकांक्षी। दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहा जाएगा। अब प्रश्न संख्या घ, वृक्षों पर कोयल बैठी है का शुद्ध रूप है वृक्षों पर कोयल बैठी है, वृक्षों पर कोयल बैठी हैं, वृक्षों पर अनेक कोयल बैठी हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ख, वृक्षों पर कोयल बैठी हैं। अब प्रश्न संख्या 12 का क में क्या पूछेगा आपसे? रस से संबंधित प्रश्न आएगा 12वां का क कि जैसे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? साजी चतुरंग सैन अंग उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन जलत है, हास्य करुण वीर शांत। तो दोस्तों इसमें वीर रस है क्योंकि युद्ध के प्रस्थान के समय वीर शिवाजी की वर्णन किया गया है कि वीर शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेना को सजाकर शरीर में उमंग धारण करके सरजा शिवाजी जंग जीतने चल पड़े हैं। तो इसमें रस होगा वीर। ख में छंद से संबंधित प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरि द्युति होए। इसमें कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, दोहा, रोला। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है ग। इन पंक्तियों में दोहा छंद है, आप मात्रा लगाकर देख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या ग, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ी को उषा नागरी सूर्य रूपी चतुर्नायिका डुबो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। अब प्रश्न संख्या 13, लिपिक पद पर कार्य करने के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को पत्र लिखिए। ये 13वां प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित है। अब लास्ट प्रश्न जो होगा आपका प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे मेरे प्रिय कवि, स्त्री शिक्षा का महत्व, संचार का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इनमें से किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। इस तरह आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे।
कैसे प्रश्न होंगे, कहाँ से आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आप मेरा वीडियो अंत तक देखें, इसलिए मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ।